जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और आने वाले दिनों में राज्य भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शुरुआत होगी 29 सितंबर से, जब राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद 30 सितंबर को बारिश का दायरा पूरे राज्य में फैल सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है। इस दिन उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक कई जिलों में रुक रुक कर गरज के साथ बारिश होती रहेगी। तापमान की बात करें तो 28 सितंबर को अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन आने वाले 2 दिनों यानी 29 और 30 सितंबर को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। इस मौसम का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। लंबे समय से बारिश की कमी की वजह से फसलें प्रभावित हो रही थीं, लेकिन अब राहत मिलने की संभावना है। हालांकि 1 जून से 28 सितंबर तक झारखंड में औसतन 12% कम वर्षा दर्ज की गई है। रांची और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि पाकुड़, देवघर और लातेहार जैसे जिलों में बारिश की भारी कमी देखी गई है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में झारखंड में जारी यह बारिश जहां किसानों को राहत देगी, वहीं आम जनता को भी हल्की ठंड और सुहावने मौसम का एहसास कराएगी। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा से ठीक पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले की 3,57,577 महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान की गई है। हर महिला को 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए भेजे गए हैं। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत कुल राशि लगभग 89 करोड़ 39 लाख रुपए ट्रांसफर की गई है। उपायुक्त ने बताया कि अगस्त महीने की सम्मान राशि का भी भुगतान महिलाओं को कर दिया गया है, यानी लाभुकों को लगातार 2 माह की किस्त का फायदा मिल चुका है। हालांकि जिन महिलाओं के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें इस बार योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उपायुक्त ने ऐसे सभी लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करवा लें, ताकि आने वाले समय में उन्हें भी सम्मान राशि का लाभ मिल सके। फिलहाल जिला स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य तेजी से किया जा रहा है। सत्यापन के बाद योग्य पाई गई महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं का सत्यापन अब तक नहीं हुआ है, वे अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर सकती हैं और सत्यापन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें भी योजना की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार का यह कदम महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है और लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान किया है। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले में कुल 39,29,000 रुपये की फर्जी निकासी की पुष्टि की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार इस गड़बड़ी में कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू को मुख्य दोषी पाया गया है। वहीं जिन अधिकारियों ने अपने डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करने दिया था, उन्हें केवल स्पष्टीकरण पूछकर छोड़ देच दिया गया है। मामले की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि फर्जी निकासी की गई राशि 9 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। इन खाता धारकों में अमित राम, सुमित नायक, भगवान नायक, बिरसमुनी देवी, दिलीप यादव, टुम्पा यादव, पंपा यादव, देवंती देवी और हीरा लाल यादव शामिल हैं।
दरअसल डुमरी प्रखंड में अनियमितता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने एक जांच समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च 2025 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर कुल 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू और उन 9 खाताधारकों के नाम शामिल हैं जिनके खातों में यह राशि भेजी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों यानी बीडीओ और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इस सिलसिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू, तत्कालीन बीडीओ एकता वर्मा, उमेश स्वांसी और बीपीओ संदीप उरांव से जवाब मांगा गया था। प्रीति किस्कू ने स्वीकार किया कि काम के बोझ के कारण उन्होंने कार्यहित में अपना डिजिटल सिग्नेचर बीपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया था। एकता वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि भुगतान से पहले कर्मियों का विवरण बीपीओ और डीपीसी स्तर पर भरा और फ्रीज किया जाता है और यह फर्जीवाड़ा कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू द्वारा ही किया गया होगा। उमेश स्वांसी और संदीप उरांव ने भी यही दावा किया। वही तारिणी कुमार महतो ने 2 बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जिला प्रशासन ने इन सभी अधिकारियों को छोड़ दिया और केवल कंप्यूटर ऑपरेटर तथा 9 खाताधारकों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मनरेगा में यह लाखों का डिजिटल फर्जीवाड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों को केवल स्पष्टीकरण पूछकर क्यों बख्श दिया गया, जबकि डिजिटल सिग्नेचर सौंपने की गलती उन्होंने खुद स्वीकार की है। केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इस बारे में सोमवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मुर्मू वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में कार्यकारी निदेशक हैं। मुर्मू राजेश्वर राव का स्थान लेंगे। वे वर्तमान में बैंकिंग विनियमन और अन्य विभागों के प्रभारी डिप्टी गवर्नर हैं। राव का कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। जीसी मुर्मू का जन्म 21 नवंबर 1959 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेतनौती गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की है। झारखंड में म्यूटेशन पर भ्रष्टाचार का आरोप बाबूलाल मरांडी ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना। झारखंड में जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। मरांडी ने कहा कि अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के नाम पर खुलेआम लाखों रुपये की वसूली हो रही है। उन्होंने दावा किया कि चतरा का मामला महज एक उदाहरण है, जबकि पूरे राज्य में यह गोरख धंधा चल रहा है। उनका आरोप है कि अब पोस्टिंग में भी अंचलाधिकारी सीओ की बोली उपायुक्त से अधिक लगाई जा रही है। यही कारण है कि म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी अब जमीन में हिस्सेदारी तक मांगने लगे हैं। मुख्यमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि प्रखंड और अंचल कार्यालय दलालों के अड्डे बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की। मरांडी ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री इसलिए चुप हैं क्योंकि इस भ्रष्टाचार से होने वाला मोटा कमीशन उनके आवाज तक पहुंचता है। आदिवासी जमीन हड़पने का मुद्दा मरांडी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि झारखंड में जमीन की प्रकृति बदलकर बड़े पैमाने पर हेरफेर किया जा रहा है। गरीब आदिवासियों की जमीन भूमाफियाओं द्वारा हड़पी जा रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जमीन घोटाले में पहले भी उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक जेल जा चुके हैं। कार्रवाई की मांग मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त अंचलाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो, म्यूटेशन के लंबित लाखों मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, यह गारंटी दी जाए कि म्यूटेशन के लिए घूस या जमीन में हिस्सेदारी न देने वालों को दौड़ा दौड़ा कर परेशान नहीं किया जाएगा। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कमलडीह गांव से पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
रविवार को की गई इस कार्रवाई में फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री, स्प्रिट और पैकिंग का सामान जब्त किया गया है। चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने बताया कि इस अवैध कारोबार से कुल 6 लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। सभी अपराधी चास क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन अभियुक्तों में फैक्ट्री संचालक डब्लू साव, अंकित सिंह, श्याम कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह उर्फ बिट्टू, राहुल मंडल और कुश कुमार शामिल हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस को इस फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि कमलडीह गांव में डब्लू साव के बंद घर में अवैध विदेशी शराब बनाई और बेची जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दंडाधिकारी जया कुमारी की उपस्थिति में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री बरामद की। इसमें विभिन्न कंपनियों के रैपर, खाली बोतलें, बोतलों की सीलिंग के लिए पंचिंग मशीन, खाली पेटियां और स्प्रिट का ड्रम शामिल है। फिलहाल पुलिस की टीम सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। मन की बात में पीएम मोदी ने रांची के आशीष का किया जिक्र, आदिवासी फैशन ब्रांड को दिया ग्लोबल पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में रांची के युवा फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू की तारीफ की। आशीष अपने अनोखे डिजाइन्स और जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए झारखंड की आदिवासी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आशीष ने आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से झारखंड के पारंपरिक वस्त्र जैसे पड़िया, कुखना, बीरू, पिंदना, माय साड़ी और बेतरा अब न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी पहचाने जा रहे हैं। इससे यहां के स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। खादी वाला डिजाइनर की पहचान। आशीष को लोग खादी वाला डिजाइनर भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने खादी को लेकर लगातार काम किया है। उनके डिजाइन्स पारंपरिक होते हुए भी आधुनिकता का स्पर्श रखते हैं। यही वजह है कि फैशन वर्ल्ड में उनकी अलग पहचान बनी है। रांची से रैंप तक का सफर। आशीष रांची के मेन रोड इलाके के रहने वाले हैं। बचपन से ही उनकी रुचि फाइन आर्ट्स में थी। संत जेवियर से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने निफ्ट गांधीनगर से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने फैशन की गहराई को समझा और कॉन्टेस्ट में भाग लेना शुरू किया। वे कई नेशनल डिजाइन कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं। डीएलएफ एम्पोरियो डिजाइन कॉन्टेस्ट में भी वे विजेता रहे। भारत की मशहूर डिजाइनर ऋतु कुमार के असिस्टेंट डिजाइनर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। आज उनकी मेहनत और सोच ने झारखंड की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री द्वारा सराहे जाने के बाद आशीष और उनका जोहार ग्राम ब्रांड युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडेय रही शामिल। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का आगमन हो चुका है और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इसी क्रम में रांची के डोरंडा स्थित 56 सेठ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और मधुकम स्थित श्री काली मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का भव्य उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मां दुर्गा की आरती उतारी और मथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी मौजूद रही। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रभात खबर के स्टेट हेड एवं वरीय संपादक विजय पाठक, कांग्रेस नेता आलोक दुबे और पूजा समिति के सदस्य भी शामिल हुए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में कहा, जब जब धरती पर बुराई ने प्रकोप दिखाया है तब तब मां दुर्गा ने उसका नाश किया है। मां शक्ति का प्रतीक हैं और तारणहार की भूमिका निभाती हैं। मेरी यही कामना है कि मां की कृपा से समाज में सुख, शांति और भाईचारगी बनी रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से यहां मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है और इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सामाजिक एकता का प्रतीक है। मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत मां की चुनरी के साथ किया गया और पूरे कार्यक्रम का माहौल भक्तिमय रहा। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट जेन महिंद्रा शोरूम सील।
झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज अहले सुबह हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने विनय कुमार चौबे के करीबी माने जाने वाले विनय कुमार सिंह के नेक्स्ट जेन महिंद्रा शोरूम को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सुबह करीब 7:30 पर की गई। बताया जा रहा है कि कल दिन भर जांच के बाद शाम को एसीबी की टीम वापस लौट गई थी। देर रात करीब 1 बजे शोरूम खुलवाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन स्टाफ ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद आज सुबह शोरूम को पूरी तरह सील कर दिया गया और बाहर नोटिस चिपका दिया गया। यह कार्रवाई एसीबी में दर्ज कांड संख्या 925 के तहत की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी टीम शोरूम से 7 कंप्यूटर के सीपीयू, एक लैपटॉप और कई जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले गई है। इधर शोरूम के बंद होने से ग्राहक और स्टाफ परेशान हैं। उनका कहना है कि त्योहार के समय में शोरूम बंद होने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। घाटशिला उपचुनाव 2,55,000 से अधिक मतदाता चुनेंगे। नया विधायक झारखंड की सियासत में अब सबकी नजरें घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर टिक गई हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की अंतिम सूची जारी कर दी है। अब इस चुनावी रणभूमि में 2,55,823 मतदाता अपने नए विधायक का चुनाव करेंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घाटशिला क्षेत्र में 1,24,899 पुरुष, 1,30,921 महिला और 3/3 जेंडर मतदाता शामिल हैं। यानी इस बार मतदाताओं की ताकत पहले से कहीं अधिक है। कैसे बढ़ी संख्या? हाल ही में हुए पुनरीक्षण में 5,253 आवेदन आए, जिनमें से 5,171 को मंजूरी दी गई। वहीं 715 नाम सूची से हटाए गए। इस तरह कुल 4,456 मतदाता और जुड़ गए। युवा और बुजुर्ग मतदाता भी बढ़े। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या अब 16,178 हो चुकी है। वहीं 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता 629 हैं। सर्विस वोटरों की संख्या भी बढ़कर 368 तक पहुंच गई है। मुख्य मुकाबला जामुमो बनाम भाजपा। इस उपचुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला जामुमो और भाजपा के बीच माना जा रहा है। जामुमो से पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार को टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं भाजपा खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन और दावेदार रमेश हांसदा के बीच टिकट को लेकर खींचतान जारी है। वल्नरेबल बूथ पर पैनी नजर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से किन्हें संवेदनशील या वल्नरेबल घोषित किया जाएगा, इसका निर्धारण जिला प्रशासन 6 चरणों में कर रहा है। अंतिम सूची जल्द जारी की जाएगी। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की रौनक। जेएमएम प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने किए दर्जनों पंडालों का उद्घाटन। जमशेदपुर शहर दुर्गा पूजा के रंग में सराबोर है और इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने विभिन्न इलाकों में आयोजित दर्जनों पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। उन्होंने सरजमदा, एग्रिको, सिद्धगोड़ा, टेल्को, कदमा, गम्हरिया, सोनारी, परसुडीह, सुंदरनगर, भुइयाडीह, गोविंदपुर, बर्मा माइंस और भालूबासा समेत कई पंडालों में जाकर माता रानी की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के बीच आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में कुणाल शाडंगी ने कहा कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। हमें भी अपने अंदर छिपी बुरी प्रवृत्तियों, नकारात्मक सोच और गलत आदतों को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने युवाओं से खास अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर एक बेहतर जमशेदपुर और मजबूत झारखंड बनाने में योगदान दें। अगर युवा सही दिशा में आगे बढ़ें तो राज्य और देश नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अंत में कुणाल शाडंगी ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए जमशेदपुर वासियों की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। झारखंड के 8 जिलों में एक भवन में बनेंगे 4 थाने। खर्च होंगे 155 करोड़ डाच 31 लाख रुपए। झारखंड में अब थाना व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। कुल 8 जिलों में एक ही भवन के अंदर 4-4 थाने बनाए जाएंगे। इस पूरी योजना पर 155 करोड़ डीएच 31 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
भवन का ढांचा इस तरह तैयार होगा कि पहली मंजिल पर साइबर थाना, दूसरी मंजिल पर महिला थाना, तीसरी मंजिल पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना और चौथी मंजिल पर एचटीयू थाना संचालित होगा। ये विशेष भवन जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चतरा, पलामू, गढ़वा और धनबाद जिले में तैयार होगा। इनका निर्माण झारखंड पुलिस हाउसिंग द्वारा किया जाएगा, जिसे गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। निर्माण लागत की बात करें तो देवघर में 19 करोड़ DH 46 लाख, चतरा में 19 करोड़ डी 25 लाख, धनबाद में 19 करोड़ डी 46 लाख, जमशेदपुर में 19 करोड़ डी 36 लाख, पलामू में 19 करोड़ डी 37 लाख, हजारीबाग में 19 करोड़ 55 लाख, गिरिडीह में 19 करोड़ 42 लाख और गढ़वा में 19 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। दरअसल इंटीग्रेटेड थाना भवन के इस प्रस्ताव को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार किया था। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को दी गई है। दिसंबर 2024 में पुलिस मुख्यालय और विभिन्न जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। उसी आधार पर जमीन की उपलब्धता देखते हुए प्रस्ताव तैयार कर भेजे गए थे। नए थाना भवन में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से बैरक की व्यवस्था होगी। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के लिए भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भले ही इसके लिए ज्यादा भूमि और ज्यादा लागत लगेगी, लेकिन एक ही जगह 4 थाने होने से आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। गांडेय में विधायक कल्पना सोरेन ने की पूजा अर्चना। गिरिडीह परिसदन में सुनी जनता की समस्याएं। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन आज 29 सितंबर को अपने क्षेत्र पहुंची। यहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। विधायक ने सबसे पहले गांडेय क्षेत्र के कई पूजा पंडालों का दौरा किया, मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों सहित पूरे राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। पूजा अर्चना के बाद विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह परिसद पहुंची। वहां बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आए और अपनी समस्याएं साझा की। जनता की बातों को गंभीरता से सुनते हुए विधायक ने कई शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लिया और अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। धनबाद, रसोई में मिला 9 फीट लंबा अजगर। इलाके में मचा हड़कंप। धनबाद जिले के जरिया के बस्ताकोला क्षेत्र में सोमवार सुबह अचानक हड़कंप मच गया। एक घर की रसोई में करीब 9 फीट लंबा अजगर निकल आया। यह अजगर श्याम रवानी के घर की रसोई में दिखाई दिया जब उनकी बेटी सुबह पानी लेने वहां गई थी। सांप को देखते ही वह घबरा गई और जोर से चिल्लाते हुए बाहर भागी। उसकी आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय समाज सेवी रिंकू शर्मा ने त्वरित कदम उठाते हुए स्नेक कैचर मंतोष कुमार और जरिया पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में मंतोष कुमार पहुंचे और सावधानी से अजगर को सुरक्षित पकड़ डिडेच लिया। मंतोष कुमार ने बताया कि यह पाइथन प्रजाति का अजगर है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट है। उन्होंने कहा कि अजगर को वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा या फिर किसी सुरक्षित जंगल में छोड़ डिच दिया जाएगा। अजगर पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं इस घटना के बाद लोग अपने घर और आसपास की साफ सफाई को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। धनबाद, SSC CGL परीक्षा में हाईटेक धांधली का खुलासा कंप्यूटर रिमोट से किया जा रहा था। कंट्रोल झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल SSC CGL परीक्षा में हाईटेक तरीके से धांधली की गई। मामले में धनबाद पुलिस ने एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के दौरान शातिरों ने कंप्यूटर को ही हैक कर लिया था। पटना के रहने वाले IK गुजराल नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसे सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर माउस हिलाने का काम दिया गया था, जबकि आंसर किसी और ने दूर से सॉल्व किया। यह खुलासा बरवाडा थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन में 26 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान हुआ। सेंटर पर तैनात मजिस्ट्रेट ने देखा कि IK गुजराल कंप्यूटर पर सिर्फ माउस हिला रहा है, लेकिन उसके उत्तर स्वतः सॉल्व हो रहे थे। मजिस्ट्रेट को शक हुआ और उन्होंने कंप्यूटर की जांच की। जांच में पता चला कि कंप्यूटर रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था।
धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि यह सिस्टम संख्या C095 पर हुआ। अभ्यर्थी IK गुजराल कंप्यूटर पर चुपचाप बैठा था और उत्तर स्वतः भर रहे थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसे पूछताछ के लिए बरवा अड्डा थाना भेज दिया। इस धांधली में शामिल परीक्षार्थी IK गुजराल, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी एजुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी पीवीटी कंपनी के सर्वर कर्मी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभ्यर्थी के पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह किसी सिंडिकेट से जुड़ा था। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया कि परीक्षा पास कराने के लिए पैसों का लेन देन हुआ था। यह मामला काफी संगीन है और इसमें कई रैकेट शामिल हो सकते हैं। फिलहाल डिजिटली साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस ने भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ FIR के लिए दिया आवेदन। पूर्वी सिंहभूम में कांग्रेस ने भाजपा प्रवक्ता और पूर्व ABVP अध्यक्ष प्रिंटू महादेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। मामला मलयालम टीवी चैनल की लाइव डिबेट का है, जिसमें प्रिंटू महादेव ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी दी थी। इस आवेदन के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी बिष्टुपुर थाना पहुंचे। आवेदन जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की भड़काऊ भाषा संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और लोकतंत्र के लिए घातक है। यह टिप्पणी न सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा को चुनौती देती है, बल्कि देश की कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करती है। कांग्रेस ने थाना प्रशासन से भाजपा प्रवक्ता पर तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक गरिमा का हनन करने वालों को सबक मिले। इस दौरान आवेदन देने के मौके पर आनंद बिहारी दुबे, राजकिशोर यादव, अवधेश सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, ब्रजेंद्र तिवारी, शफी अहमद खान, रजनीश सिंह, संजय सिंह आजाद, अंसार खान, बिजेंद्र पांडे, वीरेंद्र पांडे, अधिवक्ता नलिनी सिन्हा, रंजीत राम, राजीव मिश्रा और अमित श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 21,000 किताबों से बना ये अनोखा पूजा पंडाल मोबाइल के जमाने में दिया गया गजब का मैसेज। रांची में इस बार एक ऐसा दुर्गा पूजा पंडाल है जो काफी चर्चित है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। यह पंडाल प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। खास बात यह है कि इसमें कुल 21,000 पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। ये सभी पुस्तकें भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के महत्व को दर्शाती हैं। यह पंडाल रांची के अरगोड़ा चौक पर स्थित है और देखने में एक भव्य पुस्तकालय जैसा प्रतीत होता है। इस पंडाल में हजारों पुस्तकों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है। इसे देखने के लिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खासकर पुस्तक प्रेमियों के लिए यह पंडाल बेहद आनंददायक है। यह पंडाल श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति द्वारा तैयार किया गया है। समिति के अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया कि 21,000 चुनिंदा पुस्तकों से बने इस पंडाल में धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत और भगवद गीता, संविधान की एक प्रति, हिंदी वर्णमाला, विज्ञान, इतिहास और झारखंड आंदोलन पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। 50 गुणा 40 फुट के पंडाल के अंदर 14 फुट ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके सामने कुछ दूरी पर 15 फुट ऊंचा एक पीपल का पेड़ खड़ा किया गया है। इसके नीचे गुरुकुल परंपरा को दर्शाया गया है, जिसमें आर्षि शिष्यों से घिरे हुए रामायण और महाभारत की प्रतियां लिए देवी की ओर मुख करके खड़े हैं। पंकज साहू ने बताया कि समिति ने पंडाल, मूर्तियों और प्रकाश व्यवस्था पर लगभग 38 लाख रुपये खर्च किए हैं। रांची पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 शातिर चोर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने BSNL टावरों और सरकारी विद्यालयों से सोलर बैटरी चोरी करने वाले एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में मुनव्वर आलम, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद हुसैन अंसारी और रितेश कुमार शामिल हैं, जो सभी रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इन अपराधियों की गिरफ्तारी 2 सितंबर की रात्रि को सिकिदिरी थाना क्षेत्र के टाटी गांव स्थित BSNL टावर से शुरू हुई चोरी की घटनाओं 12 सितंबर को सिल्ली थाना क्षेत्र के हलमाद गांव स्थित BSNL टावर से हुई चोरी
और 15 सितंबर को सिकिदिरी थाना क्षेत्र के टाटी स्थित सरकारी विद्यालय से हुई चोरी के संदर्भ में की गई है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिकिदिरी और सिल्ली थानों में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान इन चारों अपराध कर्मियों को पकड़ा और उनसे गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी अभियुक्तों ने चोरी करने के अपराध को स्वीकार कर लिया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि गिरोह का मुख्य सदस्य मोहम्मद जमाल अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना से पहले रेकी किया करता था। रेकी के बाद वे योजना बनाकर सामूहिक रूप से अलग अलग टीम बनाकर बैटरी चोरी करते थे। जमाल चोरी की बैटरी को तुरंत ही हजारीबाग के कबाड़ी दुकान संचालक फिरोज मलिक को बेच देता था। चोरी के सामान से मिले पैसों को वह रामगढ़ वापस आकर अपने गिरोह के सहयोगी साथियों में बांट देता था। यह गिरोह चोरी के लिए निजी वाहन जैसे अर्टिगा का प्रयोग करता था ताकि आम लोगों को उनकी गतिविधियों की भनक न लगे। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह संगठित रूप से काम करता था और इसके सदस्य पूर्व में भी रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना, राजरप्पा थाना, पथरातू थाना और हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना में चोरी और डकैती जैसे कांडों में जेल जा चुके हैं। इस गिरोह ने अंतिम बार 23 सितंबर की रात्रि को राजरप्पा थाना क्षेत्र से एक स्कूल में लगी बैटरी को चोरी किया था। गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी हुई बैटरी, घटना में प्रयुक्त 2 वाहन, बैटरी को तौलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और घटनास्थल पर प्रयुक्त मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिससे वे घटना के समय एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध छापेमारी जारी है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इस बारे में सोमवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मुर्मू वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में कार्यकारी निदेशक हैं। मुर्मू राजेश्वर राव का स्थान लेंगे। वे वर्तमान में बैंकिंग, विनियमन और अन्य विभागों के प्रभारी डिप्टी गवर्नर हैं। राव का कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। जीसी मुर्मू का जन्म 21 नवंबर 1959 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेतनौती गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की है। बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव के राहुल गांधी को गोली मारने वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा, लोकतंत्र और संविधान पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा केरल के एक निजी चैनल में राहुल गांधी के खिलाफ छाती में गोली मारने जैसी भाषा का प्रयोग करने पर झारखंड कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, यह न सिर्फ लोकतंत्र के विरुद्ध है, बल्कि यह देश की संवैधानिक राजनीति पर सीधा हमला है। राजनीति में विचारों का मतभेद स्वीकार्य है, लेकिन किसी जनप्रिय नेता के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान करना फांसीवादी सोच का परिचायक है। यह वही मानसिकता है जिसने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। आज वही जहरीली भाषा फिर दोहराई जा रही है। सतीश पॉल ने आगे कहा, राहुल गांधी को गोली मारने की बात करने वाले दरअसल भारत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के हर उस युवा के खिलाफ है जो बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति के खिलाफ सवाल उठाता है। यदि बीजेपी इस बयान से खुद को अलग नहीं करती और उस प्रवक्ता पर तत्काल कार्रवाई नहीं करती, तो यह माना जाएगा कि यह हिंसक सोच पार्टी की आधिकारिक नीति का हिस्सा है। उन्होंने इस बयान के बाद पिंटू महादेव के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की और बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया संस्थानों से अपील की कि वे ऐसे लोगों को मंच देने से बचें जो देश में गृह युद्ध जैसी भाषा बोलते हैं। सतीश पॉल ने अंत में कहा, भारत डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी की आवाज न गोली से दबेगी, न धमकी से, बल्कि और बुलंद होगी।
सारंडा पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन। राधा कृष्ण किशोर बने अध्यक्ष। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के 575.19 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को स्टैंडर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया है। इसमें भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडेय को सदस्य बनाया गया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग द्वारा इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई। मालूम हो कि 24 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन पर सहमति बनी थी। अधिसूचना में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सारंडा वन क्षेत्र को पर्यावरण के दृष्टिकोण से संरक्षित करने तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन तथा रूढ़िवादी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने हेतु संरक्षण एवं विकास का संतुलित दृष्टिकोण अपनाते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स स्थल भ्रमण करेगा। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए कैबिनेट के समक्ष अपना सुझाव देगा। वन पर्यावरण, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग समिति को सहयोग करेगा। स्थल भ्रमण के समय संबंधित क्षेत्र के डीसी, एसपी द्वारा अपेक्षित आवासन, भोजनादि, वाहन एवं सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे।